नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं माजिद अंसारी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस की सीईसी ने 40 नामों पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी से कुल 90 में से 40 नामों पर सीईसी ने मुहर लगा दी है। सीटों पर होमवर्क के बाद नाम जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये आपको बड़ी खबर बता दें कि 40 नाम फाइनल हो चुके हैं। 90 में से सीईसी ने मुहर लगा दी है इस पर। और इस खबर पर अभिषेक आड़ा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, 40 नाम पर मुहर लग चुकी है, आगे अपडेट क्या है? देखिए, कल जो सीईसी की बैठक हुई थी अभिषेक, उसकी जो खबरें आई हैं उसके अनुसार अब जो 90 नाम लेके गए थे उन पर 50 नाम पर जो सिंगल नाम थे उस पर सीईसी ने रजामंदी नहीं जताई है। लेकिन मोटे तौर पर बात ये कही जा रही है कि जो 40 नाम थे उन्हें फाइनलाइज कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जो नाम जिन पर वापस विचार करने के लिए कहा गया है उसमें वर्तमान विधायकों के भी नाम शामिल है कि वर्तमान जो विधायक हैं उनके भी नाम पर एक बार दोबारा विचार किया जाए। तो ये खबर आ रही है अभी कि जो वर्तमान विधायक है उनके नाम पर विचार किया जाए। और दूसरी चीज ये आ रही, अभी सचिन पायलट से हमारी बात हुई तो सचिन पायलट ने यह कहा कि दीपावली से पहले कांग्रेस लिस्ट नहीं निकालेगी। उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि दीपावली से पहले हम कोई लिस्ट नहीं निकालने वाले हैं। और ये मान के चला जा रहा है कि जो सीईसी ने निर्देश दिए हैं उसके बाद में अब एक बार दोबारा मंथन शुरू हुआ। अभी तो बैठक शुरू हुई है, 2 बजे से बैठक शुरू हुई है जिसमें कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस से जुड़े तमाम नेता मौजूद हैं। सचिन पायलट भी उसी बैठक में गए हैं और उस बैठक में अब एक बार फिर मंथन होगा कि किस तरीके से नामों को अंतिम रूप दिया जाए, किस तरीके से जहां सिंगल पैनल वाले नाम है वहां पर और नाम जोड़े जाए और विकल्प सीईसी के सामने रखे जाए जिससे कि सही प्रत्याशी सीईसी चुन सके, उस पर मोहर लगा सके। जी अभिषेक। अब अभिषेक ये बताइए कि ये जो 40 नाम फाइनल हुए हैं ये कौन कौन लोग हैं इसमें? देखिए, सीईसी में जो चीज हुई है, कांग्रेस अभी भी आराम से काम करने के मूड में है, किसी हड़बड़ी में नहीं लगती और कोई भी नाम बाहर नहीं आ पा रहा है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है कि सीईसी में कल जो रजामंदी नहीं बनी 50 नामों पर, लेकिन 40 नाम स्वीकृत हो गए हैं। जब जो अंदर जो लोग थे जिनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे मोटे तौर पर 40 नामों पर सीईसी ने सहमति जताई है, लेकिन एक बार फिर से पूरी लिस्टें रिवाइज करके नई लिस्टें लाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो अब जो स्थिति है उसमें एक सिचुएशन ये भी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि जब कल सचिन पायलट मिले थे शरद यादव से और शरद पवार से, शरद यादव के घर पर ये मुलाकात हुई थी, करीब आधे घंटे से ज्यादा ये मुलाकात चली थी। तो अब जो कुछ नाम है जिसमें खासतौर से दक्षिणी राजस्थान के जो कुछ नाम है उनमें भी फेरबदल संभव है, क्योंकि सचिन पायलट ने अभी ये कहा है कि हम 2019 की जो तैयारी है वो राजस्थान के चुनावों के साथ ही शुरू करने वाले हैं। और इसमें फिर एक सबसे बड़ी संभावना ये बनती है कि जो दूसरी पार्टियों के साथ में गठबंधन की बात की जा रही थी, जो पहले सचिन पायलट खुद कह रहे थे कि कांग्रेस राजस्थान में अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है, अकेले दम पर चुनाव जीत सकती है, लेकिन अब जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें ये लगता है कि कांग्रेस गठबंधन के साथ आगे बढ़ेगी, जिसमें खासतौर से जो जनता दल सेकुलर है, जिसमें जो एनसीपी है और इन तरीके के जो दूसरे जो दल है उन्हें साथ लिया जा सकता है। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अभिषेक हमें जानकारी दे रहे थे। 40 सीटों पर नाम फाइनल हो गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव शुक्ला आज जयपुर पहुंचे और सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस 160 सीटें जीतेगी। राजस्थान में कांग्रेस कम से कम 160 सीट लेगी, इनकी बुरी हार होगी। देखिए, ये मतभेद जो आप कह रहे हैं मतभेद नहीं है, ये अपने अपने विचार लोग रखते हैं हर सीट के बारे में कि भाई मेरे हिसाब से होना चाहिए, उनके हिसाब से होना चाहिए। उसको मतभेद नहीं कह सकती, हर इस प्रक्रिया में होता है और हर दल में होता है। देखिए, हमने शुरू से कहा कि हमारा सामूहिक नेतृत्व है जो जनता के सामने है और विधायक मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो ये विधायकों के ऊपर है, हमारा सामूहिक नेतृत्व जो हमारे एक से एक बढ़िया नेता है जिनके चेहरे सामने हैं जनता के, उनको करें। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ की आर्थिक स्थिति बेतहाशा खराब है, किसानों का बहुत बुरा हाल है, महंगाई चरम सीमा पे है, स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार ले लो, शिक्षा विभाग के बुरे हाल है, सड़कों का बुरा हाल है, पेयजल की समस्या भयानक है, किसानों के खाद बीज की समस्या ज़बरदस्त है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, समाज के कमजोर वर्ग को अलग तंग किया जा रहा। कहाँ क्या दिख रहा अच्छा आपको?
ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप अच्छा बताओगे? राजस्थान में कौन? वहीं नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी आज बीकानेर के दौरे पर रहे हैं। रामेश्वर डूडी से कांग्रेस के उम्मीदवारों और विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर बातचीत की हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई ने। नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी बीकानेर पहुंचे हैं। सर, पहला सवाल तो यही है जो हर कोई जानना चाहता है, कांग्रेस की पहली लिस्ट कब? देखो, लिस्ट कल सीईसी की मीटिंग हो गई थी और इसमें सारी सीटों पे जो है एक सौदार्थ एक सार्थक रूप से चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद में अब सीईसी जल्दी से जल्दी जो है उस लिस्ट को, पहली लिस्ट को जारी करेगी। जी, कल ये बात निकल के आई थी कि जो लिस्ट है कांग्रेस अध्यक्ष तक पहुंचाई गई, उसमें से कुछ नामों पर असहमति थी जो दोबारा भेजी और आज दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली में बैठनी है। उस दौरान आप यहाँ आए हैं तो बाहर कयास काफी। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की आज मीटिंग है ही नहीं। उसमें स्क्रीनिंग कमेटी की जो मीटिंग थी वो हमारी 2 मीटिंगें हो चुकी। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद में ही हम जो सीएससी के अंदर जाते हैं। आज कहीं कोई स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग नहीं है और आगामी स्क्रीनिंग कमेटी जो है 4 और 5 को बैठेगी। उसमें बैठ के फिर सीएससी में जो है हम लोग जाएंगे और फिर जो बचे हुए नाम हैं उनके बारे में चर्चा। कल जो मंथन हुआ सर, उसमें कहीं के निकल कर आया, काफ़ी सारे नाम निकल कर आए, 70 भी थे, कई 90 भी थे। ये एक नाम आया कि रामेश्वर डूडी नोखा से चुनाव लड़ेंगे। कितना सही माना जाए इसको? देखो, मैं हमेशा ही जो है नोखा से करीब 20 साल से और मेरे पिताजी स्वर्गीय जेठाराम जी डूडी के प्रति जो स्नेह और आदर, जो सत्कार, जो आशीर्वाद नोखा की जनता ने दे रखा था, उसी आशीर्वाद के तहत मैं जो राजनीति के अंदर आया। और राजनीति में पिछले 20 सालों से, चाहे प्रधान की बात करो, चाहे एमपी की बात करो, चाहे प्रमुख की बात करो, चाहे एमएलए की बात करो, चाहे मैंने इस राजनीति में जो सफ़र किया है, उस सफ़र के अंदर नोखा की जनता ने पूरा आशीर्वाद, स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया, इतना प्यार दिया, तो वो जीवन में मैं कभी भूल नहीं सकता। नोखा में चाहे त्रिकोणीय हो चाहे चतुष्कोणीय हो, रामेश्वर डूडी नोखा से चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल आपसे पैराशूटी उम्मीदवारों के बारे में। कई बड़े नाम जो हैं राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस अपने पार्टी में शामिल करने में कामयाब रही है, जैसे मानवेंद्र सिंह जी हैं, जैसे श्रीगंगानगर से भी कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी में शामिल हुए हैं, वो लोग भी टिकट की आस कर रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी जी के उस भाषण का क्या होगा जहां पर पैराशूटी उम्मीदवारों के लिए मना किया गया था? देखो, ऐसा है कि जो भी पार्टी के प्रति उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी है और पार्टी में विश्वास व्यक्त किया है और राहुल गांधी जी पे विश्वास किया है, वो लोग पार्टी में आए हैं और उनको सहर्ष हम लेके आए हैं। उनका पूरा मान सम्मान पार्टी के अंदर रहेगा। और जहाँ तक टिकटों की बात है, ये टिकटें जो है कंप्लीट प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत तय होती है और सीईसी आखिरी मोहर लगाती है। तो जो भी पार्टी के अंदर विश्वास व्यक्त किया है और जो हमारे नेता आए हैं पार्टी के अंदर, वो अनकंडीशनल आए हैं, उनकी कोई कंडीशन नहीं है। तो पार्टी चाहेगी, उनको सूटेबल मानेगी और आगे किस तरीके का कुल मिला के विनिंग कैंडिडेट तो होना ही चाहिए, जो पार्टी के लिए रात दिन जो है मरता है, पार्टी के लिए काम करता है, पूरी मेहनत और कोशिश करता है। पार्टी हमेशा उसको आगे बढ़ाने का काम करती है। न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए रामेश्वर डूडी, नेता प्रतिपक्ष, नोखा से अपनी जन्मस्थली मानते हैं और नोखा से पुनः चुनाव लड़ने का इन्होंने दावा किया है, टिकट मांगी है। देखते हैं आने वाले वक्त में नोखा की राजनीति किस ओर जाती है और कांग्रेस के ये कद्दावर नेता किस ओर अपना करवट बदलते हैं। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज़ 18 बीकानेर। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के एनकाउंटर की। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। एनकाउंटर में आतंकियों की मौत के बाद पत्थरबाजों ने नारेबाजी करते हुए सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर बरसाए। पत्थरबाजों में महिलाएं और लड़कियां भी शामिल थीं। पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया। सुरक्षा कर्मियों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, इसके बाद कार्रवाई की गई। जोगो खारियन में फोर्सेस को एक मुस्तक़िल इतला मिलने के बाद उन्होंने उस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और कॉर्डन के दौरान मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायर खोला और इस एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और ये ऑपरेशन अभी ओवर हुआ है। इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मुकामी आर्मी यूनिट के कर्नल नायर, इनसे हम बात करेंगे। सर, ये बताइए कि कितने मिलिटेंट इस एनकाउंटर में अभी तक मारे गए? इस एनकाउंटर में अभी तक 2 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। तो सर, क्या कुछ रिकवरियां हुई है उनके कब्जे से? इस ऑपरेशन के सर्च के दौरान हमको 2 AKs और 2 AK राइफल और 1 पिस्टल हासिल हुई है। सर, मिलिटेंटों की आइडेंटिफिकेशन क्या हुई है अब?
अभी आइडेंटिफिकेशन चल रही है, हम लोग सर्टेन नहीं कर पाए हैं कि क्या आइडेंटिफिकेशन है, बट लगता है कि एक लोकल है और एक शायद फॉरेन है। सर, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, ये उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश थी, तो क्या कुछ कहेंगे इसके हवाले से? कुछ टाइम से हम लोग यहाँ पे कुछ तंजीमों की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे और उनको ट्रैक भी कर रहे थे। हमें भी ये खबर थी कि ये इस पंचायत इलेक्शन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसीलिए ये ग्रुप यहाँ पे घूम रहा था और जब इनपुट मिली तो हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली किया। सर, जिस तरीके से एनकाउंटर आप लॉन्च करते हैं, सर्च ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, तो मुकामी लोग जो है वो यहाँ पे पत्थरबाजी शुरू करते हैं और ऑपरेशन में खलल डालने की कोशिश करते हैं, तो कैसे टैकल कर पाते हैं इस सिचुएशन को? ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट आज के ऑपरेशन में इतना हमको ज़्यादा पथराव को फेस करना नहीं पड़ा। बडगाम के लोग काफ़ी अमन पसंद लोग हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम हमको हुई नहीं ऑपरेशन में, बट ये एक चैलेंज है जो हम फोर्स समझती है कि किस तरह से इसको हैंडल करना है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। आरपीएससी की सेकेंड ग्रेड शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 का हिंदी पेपर सोशल मीडिया पर आउट हो गया है। बताया जा रहा है कि हिंदी का पेपर परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया पर आ गया और जो कि पेपर वायरल हो चुका है, वो हूबहू वायरल हुआ पेपर सेम पेपर था। ऐसे में एक बार फिर आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं अभ्यर्थियों ने आरपीएससी के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और वो फिर से परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। उधर अतिरिक्त कलेक्टर ने जांच की बात कही है। आयोजित होती है उसका समय है सुबह 9 से 11:30 बजे। आपने अभी मेरे पास आए हो आधा घंटे, कह सकता हूँ 12 बजे बाद, ये जानकारी टीवी चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से आई है और मैंने जिला प्रशासन बाड़मेर से बात भी की है। तो हमारा जो परीक्षा आयोजन का जो समय है क्रिटिकल 9 से 11:30, इस अवधि में हमारे आयोग के नियंत्रण कक्ष में या आयोग के किसी अन्य सक्षम स्तर पे सोशल मीडिया में वायरल जो चीज़ हुई है वो प्राप्त नहीं हुई है। अब जो आपने बात बताई इस संबंध में विस्तृत जानकारी हम जिला प्रशासन बाड़मेर से लेंगे और उसके बाद ही अगर कोई, जैसा आप कहते हैं कि ये कोई क्रिटिकल पीरियड में ऐसी कोई चीज़ अगर आना पाया जाता है तो उस पे तो कार्रवाई अपेक्षित होती है। दिवाली से पहले आसाराम को बड़ा झटका लगा है। आसाराम की पैरोल अर्जी खारिज कर दी गई है। जिला पैरोल कमेटी ने आसाराम की अर्जी खारिज कर दी है। आसाराम के भांजे ने पैरोल कमेटी के सामने आवेदन पेश कर 20 दिन की पैरोल मांगी थी, लेकिन पैरोल कमेटी में शामिल कलेक्टर, जिला अधीक्षक सहित मनोनीत सदस्यों ने आवेदन खारिज कर दिया, जिसके बाद आसाराम को अब जेल में ही दिवाली मनानी पड़ेगी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाना आज से भारी पड़ेगा। खास हो या आम, सरकारी हो या प्राइवेट, प्रदूषण फैलाने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार की 44 टीमें आज से इलाकों का दौरा करेंगी और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने सरकारी एजेंसियों और प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने तक के निर्देश इन टीमों को दिए हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में तैनात रहेगी। हफ्ते में 5 दिन ये टीमें शहर में जगह जगह औचक निरीक्षण करेंगी। नियमों का पालन न करने वाले सरकारी और प्राइवेट एजेंसी पर नजर रखी जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को पहले रेड वार्निंग जारी की जाएगी। अगले 2 दिन में सुधार न दिखने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। रोज जो है फील्ड में जाएंगी। दिल्ली में जाकर हम कहां पर पॉल्यूशन पैदा होने वाला कारण है, वो कारण कैद बताने पर उसके ऊपर एक्शन कितना हुआ, तो दुर्भाग्य से एक्शन जो स्कोर था वो 10% से भी कम था। इसलिए मैंने अपना दुख व्यक्त किया था। दिल्ली एनसीआर में पर्यावरण को लेकर कुछ और ठोस कदम उठाए गए हैं, जिसका असर हवा की गुणवत्ता में सुधार के तौर पर देखने को मिला है। इन कदमों में
दिल्ली एनसीआर में सभी जनरेटर सेट बंद रहेंगे। कोयले के ईंधन वाली औद्योगिक इकाई 10 नवंबर तक बंद रहेंगी। धूल उड़ाने वाले स्टोन क्रशर, हॉट मिक्स प्लांट और ईंट भट्ठे भी बंद रहेंगे। कचरे से बिजली बनने वाले संयंत्र भी बंद रहेंगे। निजी वाहन के प्रयोग को कम करने को कहा गया है। 46 औद्योगिक इकाइयों पर जुर्माना लगाया गया है। कचरा और मलबा जलाने वालों के खिलाफ 1382 चालान काटे गए। मेट्रो ने 812 अतिरिक्त फेरे लगाते हुए 4831 फेरे का रिकॉर्ड बनाया। जहांगीरपुरी लैंडफिल साइट पर ही मलबा डालने के निर्देश हैं। दिल्ली एनसीआर में सभी तरह के निर्माण पर रोक रहेगी। रनिंग करने के बाद खांसी अब होती है, पहले नहीं होती थी। अब थोड़ा रनिंग कर लो 2, 4, 5 किलोमीटर, यू टेंड टू कफ। दौड़ने में थोड़ी परेशानी होती है, ऐसे आँख में तो ज़्यादा जलन नहीं है, तो दौड़ने में थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और दिवाली में भी बहुत पॉल्यूशन हो जाएगा, तो आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में, और इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए गवर्नमेंट को। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें घर से कम बाहर निकलने, मास्क पहनना शामिल है। दीपावली के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने के निर्देश दिए गए। दिल्ली का प्रदूषण स्तर, वायु की गुणवत्ता दिन ब दिन खराब होती जा रही है और लोगों को तमाम तरीके की बीमारियां यहां पर घेरती नजर आ रही है। ऐसे में अब लोगों का कहना है, दिल्ली वासियों का कहना है कि दिल्ली अब रहने लायक नहीं रही, दिल्ली में अब दम घुटता है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ मैं रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। बचपन में आपने मां से लोरी सुनी होगी, दादी नानी भी कई बार आपको लोरी गाकर सुनाया होगा, लेकिन क्या आपने हाथी को लोरी सुनते देखा है? कभी किसी को गजराज को लोरी सुनाते देखा है? नहीं ना? तो अब ये देखिए। हो सकता है ये गाने के बोल आपको समझ न आए, लेकिन ये गाना ओल्ड इज गोल्ड है। हो सकता है आपको ये सीन समझ न आए, लेकिन ये सीन अब सुपर हिट है। हो सकता है आपको महावत का अंदाज अजब लगे, लेकिन ये गजराज भी गजब है। केरल के त्रिशूर में 40 साल के हाथी विनय सुंदर की सुबह शाम ढले नींद की शुरुआत महावत श्री कुमार की लोरी से होती है। श्री कुमार खाने के दौरान भी विनय को गाना सुनाते हैं और विनय इन गानों पर झूमकर मस्त खाता पीता और सोता है। श्री कुमार विनय सुंदर को प्यार से कुंजन पुकारते हैं। ഞാനിവിടെ എന്നും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ട നാൾക്ക് മുതൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കഴുകാൻ നേരത്ത് ആനയ്ക്ക് പാട്ട് പാടി കൊടുക്കും. അതിപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ശീലമായി അയാൾക്ക്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കെടുക്കും. सबसे पहले चीन की एक न्यूज एजेंसी ने गजराज के लोरी का वीडियो तैयार किया, जिसे 4 दिन में 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले। इसके बाद महावत श्री कुमार और उनका कुंजन फेमस हो गया है। बड़ी संख्या में लोग अब कुंजन से मिलने आते हैं। 4 വർഷത്തോളായി ആളൊരു ഗായകൻ കൂടിയാണ്. പ്രോഗ്രാമിന് പോവാറുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാത്ത ദിവസം മുഴുവൻ ഇവിടെ വരും. कुंजन को गाने सुनाने के लिए श्री राम को थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। वो रोजाना बेहतरीन गाने याद करते हैं और कुंजन को सुनाते हैं। कुंजन भी मस्त झूम के उन गानों पर रिएक्ट करता है। कुंजन और श्री राम की जोड़ी अब पूरे त्रिशूर में फेमस हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।